और ईरान की सत्ता से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो खबर ये आ रही है कि ईरान अब मुस्तफा खामनेई की वहां चल नहीं पा रही, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। पेजेश्कियान भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और IRGC का तो ईरान के कमान संभालने की चर्चा है। ट्रंप ने भी इस बात को लेकर के अपने पोस्ट में जिक्र किया है। सरकारी कामकाज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली IRGC ने, कई रिपोर्ट्स में दावा ये किया गया है। तो ईरान में सैन्य तख्तापलट की बड़ी आशंका है। IRGC का तो ईरान की कमान संभालने की चर्चा है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी के हाथ में नियंत्रण है, सूत्र बता रहे हैं। वाहिदी ने विदेश मंत्री अरागची का फैसला पलट दिया। वाहिदी के आदेश पर कूटनीतिक फैसलों की बजाय होर्मुज पर सख्ती का रुख नजर आ रहा है। तो क्या यह माना जाए कि तेहरान की सत्ता पर अब किसी नेता की नहीं बल्कि जनरल के पैरों तले? चर्चा है कि ईरान की सैन्य ताकत ने होर्मुज की लहरों से लेकर कूटनीति की मेज तक सब कुछ बदल दिया है। विदेश मंत्री अरागची के शांति प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंककर अब IRGC चीफ अहमद वाहिदी खुद ईरान का असली सुल्तान बन गए हैं। तख्ता पलट की जो खबरें सामने आई हैं IOC ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं तो ईरान में सत्ता परिवर्तन के बड़े संकेत सामने आए हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोड सत्ता पर हावी है। IRGC चीफ अहमद वाहिदी की भूमिका अब इसमें काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्री के कूटनीतिक प्रयासों को भी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया है। IRGC चीफ ने विदेश मंत्री अरागची के फैसले को बदला है। अहमद वाहिदी ने ही होर्मुज खोलने का फैसला पलट दिया। जहाजों की आवाजाही पर IRGC का मजबूत नियंत्रण है। कई जहाजों को चेतावनी और हमले की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो उसको इस तरीके से देखें कि जो दावा लगातार ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था कि वो रजीम को चेंज कर देंगे, तो क्या उसमें कामयाब हो गए हैं या फिर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं चल रहा? ईरान में जो तख्ता पलट हुआ इसका क्या दूरगामी असर होगा वो भी आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर फिलहाल ये सामने आ रही है कि ईरान की सत्ता के भीतर खींचतान तेज हो गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष और IRGC चीफ के बीच ठन गई। विदेश मंत्री से भी जनरल वाहिदी का विवाद बढ़ गया है। अमेरिका से टॉक पर सरकार और IRGC में मतभेद है, ये खबर सामने आ रही है। अमेरिका से बातचीत के पक्ष में IRGC दरअसल नहीं है और यही वजह है कि जो शांति वार्ता में ईरान की तरफ से जो संशय लगातार बना हुआ था कि वो शांति वार्ता में पहुंचेगा या नहीं, उसका जो मुख्य कारण था वो यही था कि ईरानी संसद के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे थे कि रिजीम हम बदलेंगे और इससे उनका मतलब ये था कि एक ऐसा रिजीम जो कि अमेरिका प्रो हो, जो अमेरिका की बातें माने, अमेरिका की बात सुने। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। IRGC अगर अब कमान संभल रहा है, हावी नजर आ रहा है सरकार के ऊपर, तो वो तो अमेरिका से बातचीत के पक्ष में ही नहीं है। श्वेता, यहाँ मैं दो बातें कहना चाहूँ। पहली ये बात है कि ये जो वेस्टर्न मीडिया से खबरें आ रही हैं या जो खबरें प्रकाशित की जा रही हैं, जो नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी वहाँ की है और IRGC के बीच में, ये अस्यूज करने के लिए किया जा रहा है। ये इट मे नॉट बी एंटायरली ट्रू, आई कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है। हाँ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा होगा। दूसरी बात यह है कि आप जब भी देखिए, जब भी कोई देश युद्ध में होता है तो वहाँ जो जनरल्स होते हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, उनकी कंसल्टेशन, उनकी बातचीत पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ये जैसे ट्रंप को भी अपने आर्मी जनरल को सैक करना पड़ा। अगर आप याद करें 71 में जो पाकिस्तान का ने सरेंडर किया था ईस्ट पाकिस्तान में भारत के सामने, तो जनरल नियाजी आए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन करने के लिए। तो जब तक कंप्लीट मिलिट्री डिफीट नहीं हो जाती है तब तक आप सरेंडर नहीं करते हैं। तो जरूर राकेश, जिस तरह का प्रस्ताव या जिस तरह के गन पॉइंट पर जो मसौदा बन के आया था अमेरिका की तरफ से, वो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था। वहां पर उनको अपने कमांडर्स की राय लेनी पड़ेगी। क्या हम मिलिटरली इतना वीक हो चुके हैं कि हम नेक्स्ट असॉल्ट को या नेक्स्ट वेव ऑफ असॉल्ट को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे? हमारे इतने हजार जो है सिविलियन ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। क्या हमारी सारी मिसाइल्स, हमारे सारे ड्रोन्स, हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है? तो वो उस वक्त जो कमांडर्स कहते हैं नहीं, हम अभी भी तैयार हैं, सेनाएं तैयार हैं लड़ने के लिए। अगर सेकेंड वेव ऑफ अटैक आता है सीज फायर के बाद तो हम लड़ेंगे।